चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पार्ट 8। तो कक्षा 10 का विज्ञान का हमने वन लाइनर क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू किया है। आज हमारा 8वां चैप्टर है आनुवंशिकता, और इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हमें आज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहने वाली है, और यूट्यूब पर पहली बार वन लाइनर क्वेश्चनों को आपके लिए फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो बिल्कुल आप अपने एग्जाम में जाने से पहले एक बार इनको सभी क्वेश्चनों को अच्छे से एक बार रीड करके जाइए, और एग्जाम में आपको 100% कहीं ना कहीं क्वेश्चनों का पैटर्न देखने को मिलने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता की बात करें तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि भाई ये आनुवंशिक लक्षण होते क्या हैं। तो आनुवंशिक लक्षण वो लक्षण होते हैं जो हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं। मतलब हम ये कहें कि ऐसे लक्षण हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो हमारे पूर्वजों से संतानों तक पहुंचते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले लक्षणों को हम क्या कह देते हैं, आनुवंशिक लक्षण कह देते हैं। फिर आनुवंशिकता आती है। फिर आनुवंशिकता क्या है, इन्हीं आनुवंशिक लक्षणों का माता पिता से संतानों तक पहुंचकर और उनको उनकी संतान में प्रकट करने की क्रिया क्या कहलाती है, आनुवंशिकता। या हम कहें कि इन आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। तरीके से देखा जाए तो ठीक है। तो आगे आ जाती है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स या आनुवंशिक विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इन्हीं आनुवंशिक लक्षणों का क्या करते हैं भाई, अध्ययन करते हैं, उसी को हम आनुवंशिकी कह देते हैं। ठीक है ना भाई। तो ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों के अंदर पहुंचने वाले हैं उन्हें तो हम आनुवंशिक लक्षण कह रहे हैं। बाद बाकी के जो नहीं पहुंचेंगे उन्हें नहीं कहेंगे। तो इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है, जैसे कि हमें याद रखना पड़ता है जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। तो सबसे पहले हम फिनोटाइप की बात करते हैं। तो फिनोटाइप हमारे पास बाहर से दिखने वाले लक्षण हैं। बाहर से देखकर किसी भी जीव के बारे में बता देना, उसकी लंबाई बता देना, उसका रंग बता देना, रूप बता देना, ये चीज तो कहलाती है क्या, फिनोटाइप। और जीनोटाइप का मतलब है उनके जीनों की संरचना। और जीनों की संरचना तो जब हम जीनों का अध्ययन करेंगे तभी जाके उसके बारे में बता सकते हैं। तो मतलब जीनोटाइप उसका आंतरिक लक्षण होता है किसी जीव का, फिनोटाइप उसका बाहरी स्वरूप का क्या होता है, लक्षण होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इस जेनेटिक्स पर मेंडल साहब ने अपने कुछ नियम दिए। मेंडल ने ही अपने प्रयोग किए, इसके बारे में हमें बताया। मटर के पौधे पर मेंडल ने क्या किए, अपने एक्सपेरिमेंट किए, और इन्हीं की देन है कि आज हम जेनेटिक्स को इतने अच्छे तरीके से क्या कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो बात करते हैं, मेंडल ने कुछ अपने नियमों का प्रतिपादन किया था। मेंडल ने आनुवंशिकी के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। उन नियमों की हम बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमें नियम दिया गया था मेंडल के द्वारा, क्या, प्रभावितता का नियम। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम था स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। तो याद रखना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेंडल के द्वारा कितने नियमों का प्रतिपादन किया गया, तो 3 नियम। आनुवंशिकी के 3 नियमों का प्रतिपादन किया गया, प्रभावितता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। ठीक है, याद रखना है, इनके बारे में आगे हम देखेंगे। आगे आता है हमारे पास संकर पूर्वज क्रॉस, जिसको हम बोलते हैं क्या, बैक क्रॉस। देखो बैक क्रॉस क्या है भाई, तो प्रथम जोड़ी में उत्पन्न संततियों का जब दोनों में से किसी एक जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है। मतलब जो संतति है उस संतति का, उनकी जो ऊपर वाली जस्ट पीढ़ी है उनमें से किसी एक के साथ क्या करा दो भाई, क्रॉस करा दो। तो जो लक्षण प्रकट होंगे वो सामान्य प्रभावी लक्षणों के साथ साथ प्रथम पीढ़ी का संकरण कराया जाता है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, संकर पूर्व क्रॉस कह देते हैं। उसके बाद आता है फिर हमारे पास क्या, टेस्ट क्रॉस। इसको भी याद रखना है कि जब प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न पौधों का उनके प्रभावी जनक के साथ, याद रखना है, प्रभावी जनक के साथ संकरण कराया जाता है, तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कह देते हैं भाई। तो संकर पूर्व क्रॉस यानी बैक क्रॉस के अंदर तो हम सामान्य के साथ भी करा सकते हैं और प्रभावी के साथ भी करा सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रॉस हमेशा हम किसके साथ कराएंगे, प्रभावी जनक के साथ कराएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है सहप्रभाविता, कि जब विषम युग्मजी एलील के दोनों एलील, देखो विषम युग्मजी और समयुग्मजी का मतलब क्या होता है, देखो लक्षण के दोनों जोड़े एक जैसे हों तो हम उसे बोल देते हैं कि समयुग्मजी, और लक्षण के दोनों जोड़े क्या हों, अलग अलग, एक मैंने कैपिटल आर ले लिया, एक स्मॉल आर ले लिया, तो यहाँ दोनों कैपिटल आर हैं, तो ये तो हो गया मेरे पास समयुग्मजी, और ये हो गया मेरे पास विषम युग्मजी। स्मॉल आर भी ले सकता हूँ मैं, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो लक्षण जोड़े में पाए जाते हैं, इनको प्रकट किया जाता है जीनों को इस तरीके से। तो स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, तो इसे हम क्या कह देते हैं, सहप्रभावी कह देते हैं। मतलब जब विषम युग्मजी एलील के दोनों एलील स्वयं को, मतलब देखो एक तो कैपिटल आर भी अपना लक्षण प्रदर्शित करे, दूसरा अपना स्मॉल आर भी लक्षण क्या करे, प्रकट करे, तो हम उसे सहप्रभाविता कह देते हैं। मतलब लक्षणों का साथ साथ प्रकट होना,
एक तरीके से कहलाता है क्या, सह प्रभाविता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास फिर डीएनए में, याद रखना है भाई, अच्छा पॉइंट है हमारे पास, देखते हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि डीएनए के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोस, और आरएनए में कौन सी पाई जाती है, राइबोस शर्करा। बाकी का डीएनए का नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। शर्करा के आधार पर ही इसको क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। देखो बात करते हैं, डीएनए में मुख्य केंद्रक में पाया जाता है भाई, और आरएनए केंद्रक एवं कोशिकाद्रक दोनों जगह हमें मिलेगा। देखो भाई, कोशिका के अंदर की बात करें तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, ये कोशिका है हमारी, और इस कोशिका के अंदर केंद्रक, तो केंद्रक के अंदर तो मिलने वाला है हमें क्या, डीएनए। और आरएनए की बात करें तो हमें केंद्रक के अंदर भी मिलने वाला है और कोशिका द्रव वो वाला भाग होता है जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव भरा रहता है, उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। तो आरएनए हमें केंद्रक में भी मिल सकता है और कोशिका द्रव में भी मिल सकता है। अब डीएनए के अंदर कुछ नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, क्षार पाए जाते हैं, जिनके नाम है, याद रखना है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ये याद रखना है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। इसी तरीके से आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। तो ये तो हो गया हमारे पास किसके अंदर, डीएनए के अंदर पाई जाने वाली। तो आरएनए के अंदर क्या हो जाता है भाई, एक का चेंज हो जाता है भाई, एडेनिन, ग्वानिन, और जो थाइमिन दे रखा है ना डीएनए के अंदर, थाइमिन की जगह पे आ जाता है यूरेसिल, बाकी का साइटोसिन। मतलब 4 नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में और 4 ही नाइट्रोजनी क्षार किसके अंदर, आरएनए के अंदर पाए जाते हैं। यदि ये पूछा जाए कि डीएनए और आरएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल, तो टोटल न्यूक्लिक अम्ल के अंदर कितने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, तो याद रखना है 5, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड अणु है, मतलब डीएनए की संरचना जो होती है ना, तो द्विकुंडलित संरचना होती है, इस तरीके से होती है। ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। आरएनए एक सिंगल स्टैंडर्ड अणु होता है, याद रखना है, मतलब एक कुंडलित संरचना होती है। अब आती है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या होती है, जब एक ही जनक की संतानों में असमानता होते हुए भी वे एक दूसरे से क्या होती है, समानता होते हुए भी वे एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है। जैसे एक ही माता पिता की संतान दिखने में रंग रूप में एक दूसरे से क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी वे एक ही माता पिता की, एक ही जनक की क्या है, संतान। तो इसी को हम कह देते हैं क्या, विभिन्नता। और यही विभिन्नता हमारा जो जैव विकास है ना, उसकी जैव विविधता भी कहलाती है, याद रखना है। दूसरा आता है हमारे पास प्रभावी लक्षण, कि जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तो जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। मतलब हम ये कहें कि हम कैसे पहचाने के लक्षण प्रभावी होगा या प्रभावी, तो देखो एक पीढ़ी के अंदर वो लक्षण है, यदि दूसरी पीढ़ी में उसकी संतान में भी यदि वो लक्षण पहुंचता है तो हम उसको क्या कह देते हैं, प्रभावी। और यदि नहीं पहुंचता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, अप्रभावी लक्षण कह देते हैं। जैसे कि जी आ गया, जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण छिपा रह जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, अप्रभावी लक्षण कह देते हैं। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक संकर क्रॉस। देखिए एक संकर, जब विपरीत लक्षणों के साथ में लेकर कराए गए संकरण को हम क्या कह देते हैं, एक संकर क्रॉस। अब भाई मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने एक एक स्वपरागण और परपरागण की क्रिया के द्वारा मटर के पौधे में वो क्या कराता था, संकरण कराता था, क्रॉस कराता था। तो उससे क्या लक्षण प्रकट होते थे, नई जातियों के अंदर क्या क्या लक्षण आते थे, उन सारी चीजों का उसने क्या किया था भाई, अध्ययन किया था। जब मेंडल एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएगा, जैसे कि मान लो एक जोड़ी लक्षण हमने ले लिया, जैसे कि कैपिटल आर ले लिया हमने, एक स्मॉल आर ले लिया, ये एक जोड़ी लक्षण है हमारे पास। मतलब एक लक्षण ये है, मान लो किसी भी चीज का, मान लो गोल बीज का मान लो, चलो इसको, और स्मॉल आर हमने ले लिया झुर्रीदार बीज का, झुर्रीदार बीज का, ये एक जोड़ी लक्षण है। तो एक जोड़ी लक्षण को क्रॉस कराए तो एक संकर क्रॉस। यदि इसी तरीके से वो यदि दो जोड़ी लक्षण ले ले, दो विपरीत लक्षणों को साथ में लेकर कराया गया क्रॉस क्या कहलाता है, द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात आती है आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, याद रखना। नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है भाई, तो मनुष्य के अंदर XY गुणसूत्र है जो लिंग निर्धारण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। डायबिटीज रोग आनुवंशिक है, याद रखना है। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं भाई, कितने पाए जाते हैं भाई, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था भाई, मटर के पौधे पर मेंडल ने अपने क्या किए थे,
एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट आता जाता है, नेक्स्ट देखो अगले क्वेश्चन छठवा दे रखा है हमें कि मटर के शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे को हमने बोल दिया यहाँ पर क्या, कैपिटल टी कैपिटल, और शुद्ध बौने पौधे को हमने बोल दिया स्मॉल टी स्मॉल। इसमें संकरण कराया जाए तो जो F2 पीढ़ी है उसमें सभी पौधे शुद्ध और बौने का अनुपात क्या होता है, तो भाई याद रखना है इसको, ये आता है हमारे पास कितना, 3:1। ठीक है, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उन्हीं को तो हम कहते हैं, मतलब लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, फिर उस पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, फिर उस पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, इस तरीके से लक्षण यदि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं ना, तो उन्हीं लक्षणों को तो हम कहते हैं क्या, आनुवंशिक लक्षण। इनसे बहुत सारी ऐसी आनुवंशिक बीमारियां हैं, जो बीमारियां भी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती रहती है हमारी, फिर चलती रहती है। अब जो जीन है ना, जीन एक आनुवंशिक इकाई है, मतलब हम ये कहें कि जीन क्या है भाई, जीन के ही अंदर तो किसी चीज का लक्षण रहता है। यदि कोई एक जीन हमारा खराब हो जाए तो उस जीन से रिलेटेड जो भी लक्षण है हमारे शरीर के अंदर वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो जीन क्या है भाई, ये डीएनए के एक तरीके से खंड या टुकड़े होते हैं जिन्हें हम जीन कहते हैं। ये गुणसूत्रों पर ये जीन पाए जाते हैं एक तरीके से, और ये लक्षणों को अभिव्यक्त करने वाली इकाइयां क्या कहलाती हैं, जीन कहलाती हैं। आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय अर्धसूत्री विभाजन या जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर के द्वारा होता है। ठीक है, मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया भाई, कितने की, कौन कौन से थे भाई, हमने पढ़ा है अभी कि मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता के 3 नियमों का प्रतिपादन किया गया, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, और साथ में था स्वतंत्र अभिहरण का नियम। इस तरीके से नियमों का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, सभी जीवों का शरीर भाई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बिना कोशिका का कोई जीव नहीं है। देखो एक तरीके से बात करें तो हम, जैसे कि हम बैक्टीरिया वगैरह को इनको छोड़ दें तो ये अकोशिकीय संरचना, वायरस वगैरह को यदि हम छोड़ दें तो ये अकोशिकीय संरचना है हमारे पास, लेकिन कोशिकीय संरचना की यदि हम बात करें तो सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर तो बना ही होता है। मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण या तो XY या इसी को हम बोलते हैं 23वें जोड़े का गुणसूत्र, क्योंकि टोटल गुणसूत्र कितने हैं हमारे शरीर में, संख्या में बोले तो 40 और जोड़ी में बोले तो कितने, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस 23 जोड़ी गुणसूत्र में से हमारे पास एक जोड़ी गुणसूत्र जिसको 23वें नंबर का गुणसूत्र कहते हैं, यही लिंग निर्धारण में जिम्मेदार होता है, जिसे हम XY गुणसूत्र कहते हैं। मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों के वाहकों को नाम क्या दिया था भाई, फैक्टर बोला था, जिन्हीं को आज हम क्या कह देते हैं भाई, जीन बोल देते हैं। मेंडल ने इनको फैक्टर या फिर कारक बोला था भाई, याद रखना है। ठीक है, जीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो भाई जॉनसन वैज्ञानिक ने क्या की खोज की थी, इसी जीन की क्या की थी, खोज की थी। मेंडल ने मटर के पौधे के कितने लक्षणों पर अध्ययन किया था भाई, याद रखना है 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था, विकल्पी लक्षण, विपरीत विपरीत, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था मटर के पौधे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जब एक लंबे एवं बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाए, एक लंबा पौधा ले लो एक बौना पौधा ले लो, तो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं ना उन्हें तो हम क्या कहते हैं भाई, प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो नहीं दिखाई देते उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। देखो लक्षण तो अप्रभावी भी शरीर के अंदर पाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि प्रभावी की उपस्थिति में अप्रभावी अपने प्रभाव को उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन जैसे ही वो समयोपयोगी अवस्था में अगली पीढ़ी में पहुंचता है तो हो सकता है कि वो अप्रभावी लक्षण प्रकट हो जाए। ठीक है, प्रभावी की उपस्थिति में अप्रभावी अपना लक्षण नहीं दिखाएगा। ठीक है, आगे आता है कि एक संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी का जो जीनोटाइप होता है और जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप बाहरी स्वरूप, जीनोटाइप आंतरिक स्वरूप, आंतरिक संरचना, जीनोटाइप, जीनी संरचना जिसको हम कहते हैं। तो जीनोटाइप आता है हमारे पास कितना, 3:1, और फिनोटाइप आता है हमारे पास, सॉरी गलत लिख गया, फिनोटाइप अनुपात हमारे पास आता है कितना, 3:1, और जीनोटाइप आता है हमारे पास कितना, 1:2:3। ये मिस्टेक है थोड़ी सी, ये इसका है, ये इसका लिख गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मेंडल ने जब क्रॉस किया तो लक्षणों का प्रारूप उन्हें देखने को मिला था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जब दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, अभी पढ़ा है। द्विसंकर क्रॉस में देखो फिनोटाइप अनुपात कितना मिलता है, याद रखना है 9:3:3:1, याद रखना है। जब बहुत सारे दो जोड़ी लक्षण को एक साथ जब मेंडल ने क्रॉस कराया तो उनको फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 मिला था, फिर जीनोटाइप अनुपात तो और ही बड़ा मिला होगा उनको। ठीक है, तो याद रखना है 9:3:3:1 होता है द्विसंकर क्रॉस का F2 पीढ़ी का अनुपात। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसी को तो कहते हैं हम क्या, जीन कहलाता है। जीन वास्तव में क्या है भाई, प्रोटीन की संरचना होती है, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, गुणसूत्रों के भाग होते हैं, गुणसूत्रों पर ही क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। और हर जीन के पास अपना एक एक क्या होता है,
लक्षण होता है जिसे वो प्रकट करते हैं। प्रत्येक जनक कोशिका से संतति कोशिका में गुणसूत्र या पैतृक मात्रक के जोड़े से कितने गुणसूत्र जाते हैं भाई? तो केवल एक गुणसूत्र जाता है, याद रखना है। माता पिता से उनकी संतति कोशिका में एक गुणसूत्र जाता है। मानव में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार गुणसूत्र कौन सा है भाई? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। पुरुषों में पाए जाने वाला जो बाह्य गुणसूत्र है वही हमें मानव में लिंग निर्धारण के लिए क्या होता है भाई? जिम्मेदार होता है। क्लियर? तो ये था हमारे पास क्या, जेनेटिक्स वाला पार्ट, पार्ट 8, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप इनको अच्छे से रीड करिए और पढ़िए।